हेलो फ्रेंड्स, अल्फा गामा यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने दिसंबर HTET फिजिक्स PGT के लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इसमें पार्ट 1 है सेट ए का। सॉल्यूशन रहेगा 91 से 100 क्वेश्चन तक सोल्व किया गया है। 10 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है द एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर ले लेते हैं। दिस इज द स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r। द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस for moving a particle of mass m from infinity to the surface of the body is V, या energy U initial, that is minus gmm by r, and its value is 0.06 joule is given. Now then second case, this body is shrinks to half of the radius, mass remain the same and radius is now r by 2. Now the potential energy is minus gmm by r by 2 multiplied by this 2 times of minus gmm by r, 2 times of that is, तो हमें फाइंड करना था द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल रेडियस के लिए एनर्जी विल बिकम्स, then the energy will becomes 0.12 joule. So the correct option is option number 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। यहाँ पे एक रबर बॉल है ऑफ फ्लोर ऑफ हाइट दिस, एक रबर बॉल है ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 19.6 मीटर हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है। फिर बोलते हैं कि ये जब ग्राउंड पे पहुंचती है तो रिबाउंस बैक करती है विद एन एनर्जी ऑफ 20% लॉस ऑफ इट्स एनर्जी, देन which height it reach, this will be the height reached now h dash. तो h dash आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो। एक रबर बॉल है तो उसको एक हाइट 19.6 मीटर से ड्रॉप किया जाता है, तो ग्राउंड पे जब पहुंचती है तो उसकी एनर्जी 25% लॉस हो जाती है। देन इट रिबाउंस बैक एंड व्हाट हाइट इट गेन, तो ये आपको बताना है। तो सिंपल है कि सिंपल हाइट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज mgh, और जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी देन पोटेंशियल जीरो, इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एंड दस विल बिकम्स हाफ mg स्क्वायर। Now in the second case, its potential energy is mgh dash of, and the kinetic energy becomes 25% less, it remains 75%. So 75% of this value, initial value, it will reach the height h dash. Now the consider this equation and divide equation number 1, this is 2, so dividing equation 2 by 1 we get h dash by h equal to 3 by 4, सेम वैल्यूज में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो h dash by h is equal to 3 by 4। तो h dash जो हाइट गेन करेगी वो 3 by 4 of h, 3 by 4 of h will be 19.6। सोल्व करोगे 4 4 जा 16, 3 कैरी 4 9 जा, और 4.93 जा 17, 27 to 12 14, तो 14.7 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें आपके से पूछा गया है कि एक ग्लास सरफेस है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द ग्लास सरफेस देन इट्स रिफ्लेक्टिविटी विल बी। ये आपकी ग्लास सरफेस है, इस पे हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, हियर इज द सराउंडिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये लाइट इंसिडेंट नॉर्मली इंसिडेंस करती है एक रे ऑफ लाइट। देन पूछ रखा है कि जो रिफ्लेक्टिविटी कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द लाइट। तो इसके लिए वही फार्मूला रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी इज म्यू माइनस म्यू डब्ल्यू by mu a plus mu w square.
परसेंटेज निकालिए इंटू 100 ऑफ द परसेंटेज। तो म्यू है माइनस दिस करेंगे 0.6 स्क्वायर करोगे बाय दिस प्लस दिस करोगे दैट इज 2.6 1 प्लस 1.6 स्क्वायर ऑफ दिस इंटू 100 परसेंटेज। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से 3 जा 2 3 जा 13, तो 3/13 स्क्वायर इंटू 100 ये हो जाएगा 3 3 जा 9 900/13 का स्क्वायर होता है 169। इसको जो सोल्व करेंगे ये आएगा आपका 5.223%। तो 5.32% लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक and the reflection of the light takes place 5.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं। यहाँ पे दो रोड हैं, एक कॉपर की है और दूसरी जो रोड है आपकी वो रहेगी आपकी ब्रास की। 94 आपके पास 2 रोड्स हैं, वन इज ऑफ कॉपर अनदर इज ऑफ ब्रास। दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, लेंथ पे है लेंथ पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी ए है, थ्रूआउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है दे आर ज्वाइन टू ईच अदर फ्री एंड ऑफ द कॉपर। जो कॉपर का फ्री एंड है वो आइस के जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज टी टेम्परेचर T1 बोल सकते हो, 273 केल्विन पे है। और जो आपका ब्रास का फ्री एंड है वो 373 केल्विन पे है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। और जो जंक्शन का टेम्परेचर है इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो जंक्शन टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। और जो थर्मल कंडक्टिविटीज़ हैं इनकी दोनों मटेरियल्स की, इसमें बोल रखा कॉपर की 4 टाइम्स है दैट ऑफ ब्रास। यानी अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 4 की है, कॉपर की 4 की है तो ब्रास की आपकी ये है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज के एंड कॉपर इज 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। आपको जंक्शन टेम्परेचर बताना है। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसके लिए, इस पे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो सेम रहेगी। तो dQ/dt ऑफ द ब्रास अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, कॉपर के लिए लिखूँ तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज 4K एंड मल्टीप्लाइड द चेंज इन टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर विल बी द जंक्शन टेम्परेचर, तो T से T एट जंक्शन माइनस T एट लोअर T1 दैट इज 273 डिवाइड बाय area into height. This value is equal for the brass also. For brass, K is the thermal coefficient and 373 minus T is the change in temperature. L is length, same area same. तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, K से K वैल्यू कैंसिल। इसको सोल्व करेंगे 4 टाइम ऑफ T से माइनस 4 टाइम्स ऑफ दी वैल्यू, 4 3 जा 12, 1 कैरी 19, 4 7 जा 28, 1 कैरी 29, 2 कैरी 4 2 जा 8 और 2 10 इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी 373 माइनस TJ will add 5 junction temperature, 5 times junction temperature equal to 1092 plus 373, तो 5 16 4 1। तो TJ will be junction temperature will be 416 by 5, 5 2 जा 10, 4 4 9 जा 45, 4 3 जा this, तो this will be the correct option। तो 293 is the correct option, option number D is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसमें बस रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इक्वल फॉर करके जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंट लेंथ्स हो एरिया किसी रेशियो में तो उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। ये क्वेश्चन अगर आपको देखोगे तो एक ड्रॉप है, वाटर वॉल्यूम V इज प्लेस्ड बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स सो दैट सेपरेटेड टू एन एरिया A। इसमें क्या है, 2 ग्लास प्लेट्स के बीच में एक एयर को, मतलब आप बोल सकते हो वाटर ड्रॉप है उसको प्रेस कर दिया जाता है, तो इस तरह के वो शेप में आ जाते हैं। ये ऊपर जो है आपका स्फेरिकल जो पोर्शन रहेगा इसका A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज आल्सो A इज द एरिया। फ्लैट जो एरिया होगा ना जो ग्लास प्लेट से सेपरेट लगा हुआ टच होगा, तो बोल रहे हैं कि इससे ग्लास प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, टेंशन कितना होगा।
तो उसी के लिए हमें क्या करना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम V। तो वॉल्यूम V है इसकी पूरे की, वॉल्यूम V होगी। अगर मुझे ये हाइट पता लग जाए इसकी h, ये लगभग फ्लैट सरफेस ले सकते हो, उस केस में वॉल्यूम क्या रहेगी, एरिया इंटू हाइट, हाइट ऑफ दिस। वॉल्यूम V है, इज प्लेस्ड बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स। ये आपकी दो ग्लास प्लेट्स हैं, इन ग्लास प्लेट्स के बीच में इसको प्रेस कर दिया गया है, ठीक है, सो दैट सेपरेट टू एन एरिया ए, और ए एरिया में सेपरेट हो जाती हैं। इफ टी इज द सरफेस टेंशन देन द नॉर्मल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट्स इज। तो जो फोर्स एक्ट करेगी इसको सेपरेट करने के लिए, तो क्या होगी, आउटसाइड प्रेशर माइनस पी इनसाइड। पहले ये निकालेंगे, इस डिफरेंस से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर ये आप फ्लैट सरफेस ही ले लो, और आप इसकी ये जो डिस्टेंस ले लो कन्वेक्स, जो रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर आर, तो एच क्या होगा, दैट इज 2r। तो आर की वैल्यू रहेगी h/2, आर क्या रहेगा h/2। तो p एटमॉस्फेरिक माइनस p इनसाइड, तो p नॉट माइनस p इनसाइड आपका रहेगा टेंशन 2T/r, यानी T/r, टेंशन बाय आर, और आर क्या है आपका h/2, तो ये 2T/h के इक्वल होगा, 2T/h। तो फोर्स फॉर दिस, फोर्स क्या होगा, चेंज इन प्रेशर, फोर्स अप्लाइड फॉर दिस, चेंज इन प्रेशर इंटू द चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस। तो 2T/h change in pressure into area, this will be the force required. Now h also V/A, h को भी पुट करेंगे तो यहाँ से F आ जाएगा। This is the force required that to separate the plates। 2T/h की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो V/A, तो V/A A into A square, तो this is the correct option, 2T into A square by V। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 95 क्वेश्चन है कि एक आपके पास मोसफेट है और एक JFET है। क्वेश्चन नंबर 96, मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा आपका JFET है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और पहला है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोनों के अंदर आपसे पूछ रखा है इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मोसफेट के बारे में JFET से, और इसका इनपुट इम्पीडेंस इसके कंपैरिजन में कितना होगा। ऑप्शन में आपके लेस होगा, हाई होगा, वेरी हाई होगा, ठीक है, वेरी हाई होगा और वेरी लेस होगा, वेरी लेस होगा या मच हायर, केवल हायर, ये आपके पास ऑप्शन है। तो जो मोसफेट होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका जो सोर्स, ड्रेन और गेट। तो मोसफेट के अंदर जो गेट होता है वहाँ पे वो इंसुलेट कर दिया जाता है। जो मोसफेट होता है ना उसमें सोर्स, गेट और ड्रेन तीन चीज़ होंगी। तीनों जंक्शंस, जो जंक्शन बनेंगे वे जंक्शन आपके सेपरेट आउट होते हैं विद ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, जिसकी वजह से मोसफेट बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस शो करता है एज कम्पेयर टू जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से। तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा मच हायर। मोसफेट ड्यू टू द गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम सोर्स और ड्रेन विद ए हाई वैल्यू मटेरियल, बोल सकते हैं हाई रेजिस्टिव मटेरियल, दैट इज SiO2 फ्रॉम सोर्स एंड ड्रेन isolated by SiO2। जंक्शन फील्ड मोसफेट है is insulated, gate of this is insulated with the drain and source with an SiO2 with source high impedance, very higher impedance than that of JFET, so the correct option is very higher। next question पे चलते हैं।
आपके पास क्या दे रखा है, एक 100 वोल्ट का डीसी अप्लाइड करा जाता है करंट सोर्स ऑफ 1 एम्पियर के साथ। करंट सोर्स ऑफ 1 एम्पियर के साथ मैंने 100 अप्लाइड अक्रॉस एक कॉइल है आपकी, उसके अक्रॉस आप डीसी सप्लाई देते हो 100 वोल्ट की। देन 100 वोल्ट डीसी देने से इसमें जो करंट आता है वो आपका 1 एम्पियर आता है। तो 1 एम्पियर आता है डीसी सप्लाई अगर आप दोगे तो यहाँ सिंपल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर शो करेगा। तो सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो R इज V बाई I। आप सोल्व कर सकते हो, आपका ये आंसर आ जाएगा 100/1 दैट इज 100 ओम। रेजिस्टेंस सोर्स बाय दिस कॉइल इज 100 ओम। अब आप इसमें इस डीसी की बजाय 100 वोल्ट AC लगा देते हो, AC सोर्स 100 वोल्ट का, ठीक है। 100 वोल्ट AC लगाने से आपका जो करंट आता है इसके अंदर वो 0.5 एम्पियर आता है। कितना आता है? 0.5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC के अंदर इट बिहेव एज इंडक्टर सर्किट, इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट बोल सकते हो। तो दैट विल बी द इम्पिडेंस shown by this current 0.5 due to 100 volt AC. So the impedance will be under V naught और by I naught. I naught is 0.5। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 200 ओम। इम्पिडेंस आपको पता लग गया। आपको बताना है कि जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी। कॉइल जो इंडक्टेंस शो कर रही है वो कितनी वैल्यू का करती है। तो आपको पता होगा कि ये इंडक्टर रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इम्पिडेंस क्या होगा? R² प्लस XL माइनस XC है नहीं इसमें, तो स्क्वायर अंडर दी रूट होगा। और Z का स्क्वायर करोगे तो दैट इज 200, 2 का स्क्वायर 4 और 4 जीरो से जाएंगे। R² R कितना है कॉइल का? 100 का स्क्वायर दैट इज 100 × 100 प्लस XL क्या होता है? XL होता है ओमेगा L। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और इंटू L, और फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज गिवन है। तो यहाँ से 2 पाई ये हो गया 100 इंटू पाई और इंटू L। 100 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू L, यानी 314 L की इक्वल होगा। XL स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो 314 L स्क्वायर इसका स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ से 30,000 इक्वल टू 314 स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। तो जब यहाँ से L को सोल्व करोगे आप L स्क्वायर को, वो आएगा 30,000 बाई 314 और जब स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू निकालोगे दिस विल बी द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस आपको निकालना है। इस वैल्यू को सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.55 हेनरी। तो सो द इंडक्टेंस shown by the coil will be 0.55 Henry will be the correct option. Option first is correct. Next question पे मूव करते हैं। इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स ट्रांजिशंस दे रखे हैं, पूछ रखा है कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी एलिमेंट्री ट्रांजिशंस का क्वेश्चन आए तो उसमें ध्यान रखना, जो अलाउड आपके ट्रांजिशंस होते हैं उसमें आपका डेल्टा L होगा, चेंज इन डेल्टा L, वो +-1 अलाउड होता है। और जे वैल्यूज़ में ट्रांजिशंस के लिए वैल्यू 0 और +-1 होती है। अगर ये वैल्यूज़ हैं आपके तो ट्रांजिशन पॉसिबल है, और नहीं तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं 98 में। एलिमेंट्री ट्रांजिशंस में से विच ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल, विच ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल। ऑप्शन है फर्स्ट 2F 5/2 से 2D 5/2, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2D 3/2 से 2P 1/2, थर्ड ऑप्शन है आपका 2D 3/2 से 2S 1/2, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2P 1/2 से 2S 1/2। और आपको पता होगा L यहाँ पे 2S + 1 होता है, ये वैल्यू J होती है। तो यहाँ पे अगर आप F के लिए देखोगे, S के लिए होता है आपका L 0, P के लिए और F के लिए होता है 3। तो यहाँ पे F है, F के लिए क्या होगा? L विल बी 3, तो L है 3, और D के लिए L ये आपका 2।
तो 2 प्लस माइनस 1 का गैप है, 1 का डिफरेंस है, तो अलाउड होगा। अब चेक करते हैं जे वैल्यू से। ये आपका जे है नीचे जो होता है एल, तो जे में चेंज है वो 0 है, तो ये अलाउड होगा, दिस इज अलाउड। इसमें डी और पी में डी के लिए एल होता है 2 और पी के लिए होता है 1, चेंज 1 का है तो ये भी अलाउड होगा। साथ में आप जे वैल्यू चेक करोगे तो 3/2 से 1/2 में 1 का डिफरेंस है, +1 के लिए भी ये अलाउड होते हैं, -1 के लिए, ठीक है, तो ये भी अलाउड रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो डी के लिए एल वैल्यू क्या है 2 और एस के लिए एल वैल्यू क्या है आपकी 0। 2 और 0 के बीच में डिफरेंस आ गया आपका डेल्टा एल, आ गया आपका 2, तो 2 डेल्टा एल पॉसिबल नहीं होगा, एलिमेंट्री ट्रांजिशन। नेक्स्ट देखते हैं पी के लिए 1 0, ठीक है, और एल डेल्टा जे 0 हो सकता है, तो ये वाला ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। तो उसको द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, एलिमेंट्री ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, तो ये डेल्टा एल 2 होने की वजह से वो पॉसिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी पूछ रखी है इलेक्ट्रॉन की। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे एनर्जी पूछ रखी है, एवरेज एनर्जी एट T0 केल्विन पे क्या होगी। ऑप्शंस हैं आपके पास 1/2 ऑफ EF होगी फर्मी एनर्जी का, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/3 ऑफ EF होगी, और थर्ड ऑप्शन आपके पास 2/3 ऑफ EF होगी, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 3/5 ऑफ EF वैल्यू होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को यूज़ कर सकते हो। एवरेज एनर्जी एट T0 विल बी 1 by number of molecules n total 0 to infinity NEDE ये इक्वेशन अप्लाई करके, और Ne की वैल्यू यूज़ करोगे दैट इज GeFe, ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सी वैल्यूज डाल के पुट करके इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, तो एवरेज एनर्जी एट T0 इज 3/5 ऑफ EF की इक्वल निकल के आएगी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, 3/5 टाइम्स ऑफ फर्मी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, फ्लक्स दे रखा आपको 5, पोटेंशियल दे रखी है 5 3x² - y + z वोल्ट्स में, वोल्ट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द चार्ज डेंसिटी बतानी है आपको, चार्ज डेंसिटी क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास 0 होगी, सेकंड ऑप्शन है 3 कूलम पर मीटर क्यूब होगी, थर्ड ऑप्शन है आपके पास -6 कूलम पर मीटर क्यूब होगी, 6 कूलम पर मीटर क्यूब होगी। सोल्व करते हैं आगे। As we can say that E is potential gradient dV by dx, the grade of V, electric field is potential gradient। तो यहाँ से ग्रेड ऑफ फाई निकालो, ग्रेड ऑफ ऑपरेशन होते हैं करली बाई करली x ऑफ फाई I, करली बाई करली फाई ऑफ y j, करली बाई करली फाई y z ऑफ k। तो सोल्व करो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो 2 3 जा 6x आएगा I, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो -1 j, और प्लस विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 1 k, ये आपका आएगा E। हमें चाहिए डेंसिटी, तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होती है, E इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ E, डाइवर्जेंस ऑफ E इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। डाइवर्जेंस क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव दिस I का कोएफिशिएंट, तो दैट इज -6, विद रिस्पेक्ट टू y इसके करेंगे ऐड कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू z ये कांस्टेंट है, इनका z रहेगा, तो -6 आ गया, दैट इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो रो इज -6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट कूलम पर मीटर क्यूब इज द
SI unit of volume charge density. The volume charge density for an electric field in a potential given by this has the value -6 epsilon naught coulomb per meter cube. Thanks for watching.